हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम इंडियन पॉलिटी जो है उसकी लेटेस्ट एडिशन है, दैट इज़ 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी एडिशंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बहुत से चैप्टर्स देख चुके हैं, अराउंड चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 कवर कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल्स पे, आप रेफ़र कर सकते हैं उनको। और करेंटली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज, वो होने वाला है हमारा चैप्टर 14, जिसका टाइटल क्या है, फेडरल सिस्टम। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशंस पता चल गई होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, और आपको प्रीवियस वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसे आप रिफ़र कर सकते हैं पूरे ओवरऑल 1 से लेके 13 चैप्टर्स के लिए। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेडरल सिस्टम। तो चलिए फेडरल सिस्टम की बात करते हैं फर्स्टली। तो फेडरल सिस्टम होता क्या है, फर्स्टली हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, क्लासीफाई किया था गवर्नमेंट्स को इनटू द यूनिटरी हो गया इन द फेडरल सिस्टम के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो भाई नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट यानी कि हमारे इंडिया की सेंस में बात करें हम तो स्टेट गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया था कि भाई जो भी मॉडर्न हमारे को गवर्नमेंट देखने को मिलेगी उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगी यूनिटरी सिस्टम और एक होगा फेडरल सिस्टम। तो इसके अंदर ही फेडरल सिस्टम जो है उसकी हमें बात करनी है, और ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे होगा, वो बेस पे होगा रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रीफ में यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो देखिए यूनिटरी सिस्टम का बात मतलब हम जाने तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम इन विच क्या होता है, ऑल द पावर्स हो गया आर वेस्टेड हो गया इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स हो गया, इफ़ एट ऑल एग्जिस्ट, डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट्स का मतलब ही ऐसा होता है, या यूनिटरी सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि ऑल द पावर, जितनी भी पावर है, वो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है ना, वो सारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट हो गया आर वेस्टेड हो गया विद द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी भी तो उनकी जो पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की, वो कहाँ से डिराइव की जाएगी, कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट से। यानी उनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस हमें नहीं देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, बट ये जो पावर होगी अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगी, अन्यथा पावर शेयर नहीं की जाएगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर रीजनल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपनी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से डिराइव करेगी। बाकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट या यूनियन एंड द रीजन नहीं देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। ऑन द अदर अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम किसको बोला जाता है, तो फेडरल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि पावर जो है ना डिवाइडेड हो गया बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। प्रॉपर क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्या करता है, दोनों के बीच में पावर को डिवाइड करता है, जिससे क्या देखने को मिलता है हमको कि भाई एनक्रोचमेंट नहीं देखने को मिलता है सेंटर का स्टेट में, या स्टेट का सेंटर के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो यूनिटरी के अंदर क्या होती है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो होती है ऑल द मोर पावरफुल होती है, सारी जो पावर्स है कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होती है, कॉन्सनट्रेटेड होती है। ऑन द अदर एंड अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके पास भी सर्टेन पावर्स होती है, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि रीजनल गवर्नमेंट है उनके पास भी क्या होती है, सर्टेन पावर्स होती है। और ये पावर क्लियर कट डिफाइन की गई होती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। क्लियर है। अब देखिए हम देखते हैं कुछ मॉडल्स देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें यूनियन मॉडल यानी कि यूनिटरी मॉडल, जिसके अंदर क्या है, सेंट्रल जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, ऑल द मोर पावरफुल होती है, वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जापान के अंदर एंड चाइना के अंदर। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे हमें यूनियन या फिर यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें फेडरल मॉडल, तो फेडरल मॉडल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यूएसए बेस्ट एग्जांपल माना जाता है फेडरल मॉडल का, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के पास क्या है, इमेंस पावर अपने अपने डोमेन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, आर द सम कंट्रीज़ हो गया इन विच द फेडरल मॉडल और फेडरल सिस्टम कैन बी सीन। तो ये देखने को मिलता है कुछ एग्जांपल्स कि भाई यूनिटरी मॉडल जो है वो किस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, इसके अलावा फेडरल मॉडल जो है वो किस किस कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है।
क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब आता है क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है, और फेडरेशंस का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं टर्म फेडरेशन जो है ना वो डिराइव किया गया लेटिन वर्ड से, और ये लेटिन वर्ड्स क्या है, फोइडस, फोइदुस। फोइदुस का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है और द ट्रीटी होता है। थर्स हम क्या बोल सकते हैं कि फेडरेशन जो है ना इज़ ए न्यू स्टेट हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ फॉर्म हो गया थ्रू अ ट्रीटी और द एग्रीमेंट हो गया बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। जैसे कि यूएस क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। ट्रीटी और एग्रीमेंट हो गया बिटवीन द वेरियस स्मॉल स्टेट, दे कम टुगेदर, कंबाइन एंड दे मेड द union government, where the union government have the certain powers as well as the state or the regional government also have the certain powers। यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में क्या देखने को मिल सकती है, हमको पावर शेयरिंग देखने को मिल सकती है, और यूएसए इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ स्विट्ज़रलैंड जो है ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा अगर कुछ बात करें हम तो फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन कैन बी फॉर्म हो गया इन द टू वेज। अगर कोई भी फेडरेशन बना है, जैसे यूएस क्या है बेस्ट एग्जांपल है फेडरेशन का, जहाँ पे क्या हुआ इनिशियली 13 कॉलोनीज थी यूएसए की जो कंबाइन हुई और उन्होंने क्या किया, यूएसए का फॉर्मेशंस किया, जहाँ पे ये 13 जो है एज अ स्टेट की तरह काम करते हैं और एक सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी काम करेगी जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, वो काम करेगी सेंट्रल लेवल पे, और 13 स्टेट अपने अपने डोमेन में काम करेंगे। तो ये जो ट्रीटीज़ देखने को मिलती है इनके बीच में 13 स्टेट्स के बीच में, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फेडरेशंस। और ये जो एग्रीमेंट ट्रीटी है वो इसी तरीके का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो फेडरेशन है कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है हमको, ये जो फेडरेशन है कहीं ना कहीं दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका हो सकता है बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशंस, और सेकंड तरीका क्या हो सकता है, बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दोनों का मीनिंग क्या होता है और क्या तरीके हैं ये। तो देखिए इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है कि भाई वेरियस यूनिट्स हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई वेरियस यूनिट है, फॉर एग्जांपल हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे इंटीग्रेशंस के थ्रू फेडरेशंस हमको देखने को मिलता है। फेडरेशन का फॉर्मेशन इंटीग्रेशंस के थ्रू हुआ है, कहाँ पर, यूएसए के अंदर। कैसे हुआ है कि भाई जो 13 कॉलोनीज़ देखने को मिलती है उन्होंने क्या किया, अपने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, तीनों 13 के 13 कॉलोनी आपस में कंबाइन हुई और उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज की या फिर यूनियन गवर्नमेंट स्टेबलाइज की हम बोल सकते हैं, और जिसको क्या बोला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट जो हैं 13 स्टेट जो कॉलोनीज़ थी, अर्स्टवाइल कॉलोनीज़ है, उनकी अपनी पावर है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो फॉर्मेशन की इन्होंने मिलके उनकी अपनी पावर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुए, ये 13 स्टेट जो हैं वो क्या हुए, आपस में इंटीग्रेट हुए, और यही प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रोसेस देखने को मिलती है फेडरेशन की, जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन हो गया बाय इंटीग्रेशन। यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्लियर है? ऑन द अदर एंड हम बात करते हैं बाय द मीन्स ओवर फेडरेशन हो गया बाय द डिसइंटीग्रेशंस। तो डिसइंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है, या डिसइंटीग्रेशंस के थ्रू कोई भी फेडरेशन बनता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे स्टेट्स आए और आपस में कंबाइन हुए, इंटीग्रेट हुए, और उसके थ्रू फेडरेशंस बना। पर ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो हैं उनका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, स्टेट जो है उनकी पावर कम हुई, स्टेट जो है वो क्या हुए, आपस में टूटे, और टूटने के कारण क्या हुआ, अलग अलग फेडरेशंस का फॉर्मेशंस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम फेडरेशन बाय द डिसइंटीग्रेशंस। यहाँ पे क्या हुए, स्टेट जो है ना वो अलग हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, और उसके थ्रू हमको देखने को मिला एक फेडरेशंस का फॉर्मेशंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं कि फेडरेशन हो गया बाय द डिसइंटीग्रेशन। सॉरी। तो ये दो तरीके देखने को मिलते हैं हमको। फर्स्ट तरीका देखने को मिलता है फेडरेशन बाय इंटीग्रेशंस, सेकेंड तरीका हमको देखने को मिलता है फेडरेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है? अब देखिए हम बात करते हैं कुछ इंडिया के बारे में, बात करते हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो किस टाइप का देखने को मिलता है, इंट्रा फेडरल है या फिर यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है इंडिया में, क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम इंडियन फेडरेशंस की बात करें हम, तो पहली चीज़ याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फेडरेशन जो है वो कहीं भी मेंशन किया गया नहीं है। इवन हमारा जो आर्टिकल 1 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि भाई इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
फेडरेशंस या फेडरल ऐसा कोई वर्ड हमें देखने को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं मिलता है। और इसी का यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो, ये होता है कि हम ये जो है यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। सेम क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर पूछा गया था, तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या जवाब दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड जो यूज़ किया है उसका रीज़न, दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये देखने को मिलता है कि इंडियन फेडरेशन जो है ना इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट हो गया अमोंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मतलब हमारे जो स्टेट है करेंटली हमको 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है। तो इनिशियली ये जो स्टेट हैं ये सम कंबाइन होकर इंडिया बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका सेंटर के साथ यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ ये स्टेट जो हैं 28 स्टेट है इनका कोई एग्रीमेंट है। तो इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। ये पहला रीज़न है कि हमने क्या किया है, यूनियन ऑफ स्टेट जो है ना वर्ड यूज़ किया है। सेकेंड, द स्टेट हैव द नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशंस। मतलब ये स्टेट जो है उनको यूनियन से अलग होने का कोई राइट्स नहीं दिया गया है, ये चाहे तब इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो मॉडल है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब स्टेट को आपस में बाइफर्केशंस किया जा सकता है, ट्राइफर्केशंस किया जा सकता है, बट ये जो स्टेट है यूनियन जो है ना, यूनियन को बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता। ये स्टेट जो है वो यूनियन, इंडियन यूनियन से अलग नहीं हो सकते। तो इसीलिए बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ऑन द अदर हैंड अमेरिका का जो मॉडल है, अमेरिका के मॉडल को बनवा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि स्टेट भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड स्टेट जो हैं उनको भी बाइफर्केशन यूएस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। क्लियर है। तो ये दो रीज़न माने जाते हैं जो कि भीमराव अंबेडकर ने दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को आर्टिकल 1 में रखने के लिए, कि भाई पहली चीज़ के स्टेट जो है ना उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है यूनियन के साथ, दूसरी चीज़ स्टेट जो है उनको यूनियन से अलग होने का कोई भी राइट्स नहीं दिया गया है। ये दो रीज़न है, इसीलिए हमने फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं यूज़ किया, जबकि क्या किया, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इस वर्ड का यूज़ किया है। क्लियर है। तो ये तो चीज़ें देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन करके कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 1 के अंदर हमको यूनियन ऑफ स्टेट हो गया करके वर्ड क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया गया है, भीमराव अंबेडकर ने इसका भी एग्जांपल देते हुए दो रीज़न बताए थे जो हमने डिस्कस किए। अब देखिए तो इंडियन मॉडल है कैसा, फेडरल है कि यूनिटरी है। नाम तो यूनिटरी लिखा है यानी यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, बट हम तो क्या करते हैं, सेंटर और स्टेट 2 लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो इंडिया का मॉडल है कैसा, तो रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम जो है ना, वो पहली चीज़ इंडिया जो है ना वो फेडरल कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, फर्स्ट थिंग रिमेंबर। और ये जो मॉडल जो है ना वो क्या है, कैनेडियन मॉडल पे बेस है, यानी कि कैनेडियन मॉडल जो है उस पे बेस हमारा सिस्टम देखने को मिलता है। कनाडा के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे सेंटर भी है, स्टेट भी है, स्टेट को प्रोविंस बोला जाता है। सेंटर के पास अपने डोमेन में पावर देखने को मिलती है, स्टेट के पास क्या देखने को मिलती है, अपने ही डोमेन में पावर देखने को मिलती है। सेंटर जो है वो क्या करेगा, स्टेट से ऑल द मोर पावरफुल होगा। कब होगा, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस होंगे, सर्टेन सिचुएशंस होगी जब क्या होगी, सेंटर के पास मोर पावर देखने को मिलेगी। अनलाइक अमेरिका यानी कि यूएसए में क्या है, सेंटर और स्टेट जो है ना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट की पावर जो है सेंटर किसी भी सिचुएशन में नहीं छीन सकता है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन हो तो चीज़ें की जा सकती है, बट मोर और लेस स्टेट की पावर जो है यूएसए के अंदर सेंटर जो है फेडरेशन है वो नहीं छीन सकता है। क्लियर। और द इंडियन फेडरेशन की बात करें हम, जो कि कैनेडियन फेडरेशन जैसा देखने को मिलता है इन इस फॉर्मेशंस, इन इस प्रेफरेंस एंड इन इस सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। इन सब चीज़ों के अंदर क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है जो कि कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट 2 लेवल की गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलती है, बट सेंटर के पास स्टेट से ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रल टेंडेंसी देखने को मिलती है सेंटर के फेवर में, जो कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस होती है, जैसे वॉर हो गया है ना, आर्म रिबिलियंस हो गया। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर क्या देखने को मिलती है, सेंटर जो है ना ऑल द मोर पावरफुल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। क्लियर है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि भाई फेडरल सिस्टम होता क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है,
किस तरीके से रिलेशन है बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट के बेस पे इनको डिवाइड किया गया इन सिस्टम्स के अंदर। यूनिटी सिस्टम किन किन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम किन किन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, किस तरीके से वर्ड को डिराइव किया गया है, यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर किस टाइप का फेडरलिज्म देखने को मिलता है, ये भी चीज़ें हमने देखी कि कैनेडियन मॉडल को हम फॉलो करते हैं। तो क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर, ये टॉपिक्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर बढ़ते हैं हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कुछ फीचर्स, कि कोई भी फेडरल फीचर्स है, हमने देखा 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी है ना, और पावर शेयरिंग होगी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फेडरल सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो फर्स्ट फीचर्स जो हमें देखने को मिलता है वो आता है ड्यूअल पॉलिसी या ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या होता है? तो ड्यूअल पॉलिटी का मतलब होता है कि भाई सेंटर के अंदर यूनियन गवर्नमेंट होगी और हर एक स्टेट के अंदर अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। दोनों गवर्नमेंट क्या है, सोवरन होगी, यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स क्या होगी, अपने पर्टिकुलर डोमेन्स होंगे, अपने पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर क्या करेगी, काम करेगी। सेंटर की पावर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डिफाइन की गई है। 7 शेड्यूल्स देखने को मिलता है जिसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सारी पावर सेंटर की है, वो प्रॉपर डिफाइन की गई है, जैसे कि कौन कौन सी पावर है यूनियन गवर्नमेंट्स की। नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि भाई डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, ये सब क्या है नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए रिक्वायर है। तो ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं हमको, यूनियन लिस्ट में देखने को मिलते हैं 7 शेड्यूल्स की, जो कि क्या है सेंटर्स के पास इसकी पावर देखने को मिलती है। ऑन द अदर एंड अगर हम देखें स्टेट लिस्ट हो गया 7 शेड्यूल्स की, उसके अंदर हमको स्टेट के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस है लोकल लेवल पे, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर्स हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ये सब क्या सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं हमको स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में देखने को मिलते हैं स्टेट सब्जेक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स के। तो ये 2 टाइप की फर्स्ट प्रोविजंस क्या देखने को मिलता है हमको फीचर्स, वो है ड्यूअल पॉलिटी, सेंटर और स्टेट 2 लेवल्स की गवर्नमेंट, उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में उसकी पावर होगी। सेकेंड फीचर्स की बात करते हैं तो सेकेंड फीचर्स है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं क्या माना जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इकलौता रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो कि क्या है लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट यानी बहुत ही बड़ा है, बड़ा इन द सेंस इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली जब ये 26 जैन 1950 के अंदर जब केम इनटू फोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमें देखने को मिलते थे 395 आर्टिकल्स, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल देखने को मिलते थे। पर प्रेजेंटली हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें ऑलरेडी 470 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं और 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स थे, जिनको पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, बट करेंटली हमें अराउंड 470 आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं और 25 पार्ट्स के अंदर जिनको डिवाइड किया गया है और 12 जैसे शेड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्या बात करते हैं, ये डिटेल प्रोविज़न बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इनके बारे में डिटेल प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं। एंटायर जो स्टेट मशीनरी है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है, कैसे काम करेगी, क्या होगा, कैसे ऑडिट मशीनरी होगी, सारी चीज़ें हमें डिटेल में मेंशंस देखने को मिलती है इन प्रोविज़न्स के अंदर। क्लियर? तो इसी कारण इतने लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स के कारण क्या बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है, इसको प्रॉपर लिख के कोडिफाई किया गया है। तो सेकंड फीचर्स हमें देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम का क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड फीचर जो हमें देखने को मिलता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फीचर हमें देखने को मिलता है क्या, डिवीज़न ऑफ पावर। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर हो गया एंड द स्टेट। सेम चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई, जैसा कि हमने बात की 7 शेड्यूल्स के अंदर, जो ओरल देखा ना हमने, 12 शेड्यूल करंटली देखने को मिलते हैं जो ओरिजिनली 8 थे। तो इसका जो 7th नंबर का शेड्यूल्स है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, डिफेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए वो स्टेट की पावर के अंडर आते हैं, जो भी रीजनल इंपॉर्टेंस के पावर है ना, हेल्थ हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर्स हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है स्टेट सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। थर्ड लिस्ट देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई ऐसी पावर होती है जो कि रेजिड्यू पावर होती है, जो इन दोनों में नहीं आती वो इसके अंदर आती है, और इसके अंदर बोथ सेंटर एंड स्टेट क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। बट अगर सेंटर ने पहले लॉ बना दिया तो उसका लॉ क्या होगा, प्रिवेल होगा। अगर हम कुछ बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर ओरिजिनली हम देखते थे, यूनियन लिस्ट के अंदर ओरिजिनली हमें 97 सब्जेक्ट देखने को मिलते थे, पर करंटली ये सब्जेक्ट कितने टोटल मिला के
करेंटली हमें ये 98 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें हम तो स्टेट लिस्ट के अंदर हमें ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट देखने को मिलते थे, 66 सब्जेक्ट देखने को मिलते थे, पर करंटली हमें कितने 59 सब्जेक्ट ही देखने को मिलते हैं। कॉनकरेंट की बात करें हम तो कॉनकरेंट लिस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि ओरिजिनली 47 थे, करेंटली हमें कितने देखने को मिलते हैं, 52 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें क्या बताती है 7 शेड्यूल्स के थ्रू कि भाई यहाँ पर प्रॉपर डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिल रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियर है। इसके अलावा और फीचर्स की बात करें हम, फोर्थ फीचर्स की, तो वो देखने को मिलता है हमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, ये भी एक क्या देखने को मिलता है हमें, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस देखने को मिलता है। कैसे, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा जानते हैं हम क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर प्रॉपर लॉज ऑफ द लैंड, और कॉन्स्टिट्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो इसका वायलेशन जो है वो गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, कोई भी नहीं कर सकता। अगर वो करते हैं तो उसके लिए कौन है, प्रोटेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अगर वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशंस का तो क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन करता है। तो ये चीज़ों के कारण क्या देखने को मिलती है हमें, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। क्लियर है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी क्या देखने को मिलता है, एक फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। कभी फेडरल सिस्टम जो है उसका एक फीचर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया है, बोला जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए बोला जाता है कि भाई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से अगर कोई भी लॉ का वायलेशन करते, कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशन करते, तो सुप्रीम कोर्ट उनको पनिश कर सकता है और लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो ये एक फीचर्स देखने को मिलता है हमें किसका, कॉन्स्टिट्यूशंस का, कॉन्स्टिट्यूशंस के फेडरल फीचर्स का। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, तो भाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो कर ही ना सको तुम। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब ऐसा होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब भी मेजोरिटी की बात की थी, मेजोरिटी के अंदर जो 4 टाइप की मेजोरिटी थी, क्या थी वो, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का जो थर्ड फ्लेवर हमने देखा था, टोटल 4 फ्लेवर देखे थे, जिसमें से थर्ड फ्लेवर था। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ वो लेक्चर एक बार जाइए, रिफ़र करिए, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस करके क्या है, टॉप पूरा वीडियो लेक्चर है वो आप रिफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल में बात की है किस किस टाइप की मेजोरिटीज़ होती है, किन मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया जा सकता है, किन मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है आर्टिकल 368 के अंदर, तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही नहीं यानी कि पार्लियामेंट ही नहीं, स्टेट की परमिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि किस टाइप की मेजोरिटी है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस रेटिफाई बाय द मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या मेजोरिटी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है ये फ्लेवर की मेजोरिटी के लिए, स्टेट के पार्टिसिपेशंस के लिए मेजोरिटी में थर्ड फ्लेवर है स्पेशल मेजोरिटी का, तो प्लीज़ वो लेक्चर को रिफ़र करिए, तो आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएगी। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, बट इसको करने के लिए स्टेट जो है उनकी परमिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मोर देन 50% जो स्टेट है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको लॉ जो है उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। मोर देन 50% यानी करेंटली 28 स्टेट है, 28 का 50% कितना होता है, 14 स्टेट, तो वो लॉ को क्या करना पड़ेगा, मोर देन 14 स्टेट जो है वहाँ से सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करना होगा लॉ को, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड माना जाएगा। और इन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से प्रोविज़न होते हैं जिनके लिए स्टेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फेडरल फीचर्स को चेंज करते होंगे। इसीलिए एक फ़ीचर माना जाता है किसका, फेडरल फीचर्स माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस का। क्या, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी स्टेट के परमिशंस की भी रिक्वायरमेंट इसमें होती है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है, हमें पता है हेड ऑफ द जुडिशरी दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हमको हाई कोर्ट देखने को मिलती है। कोई भी डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट का,
कोई भी डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट के बीच का, तो उसको अल्टीमेटली कौन सेटल करता है डिस्प्यूट को? तो भाई सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जजेस जो हैं उनका टेन्योर्स क्या होगा, उनकी फ़िक्स सर्विस कंडीशंस क्या होगी, उनकी सैलरीज किस तरीके से रखी जाएगी, एक बार अगर डिसाइड कर ली तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ चीज़ें क्या है, प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं कोर्ट जो है उसका इंडिपेंडेंट नेचर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और यही एक फ़ीचर माना जाता है किसका? फेडरल सिस्टम का या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्लियर है? इसके बाद लास्ट फीचर्स हमें देखने को मिलता है बायकैमरलिज्म। तो बायकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? टू हाउसेस। सेंटर में हमको बायकैमरलिज्म देखने को मिलता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा अपने डोमेन में काम करती है, राज्यसभा अपने डोमेन में काम करती है। कोई भी बिल है, अगर उसको बिल को क्या करना है, एक्ट बनना है, तो उसको क्या करना होगा? प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू पास होना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल खास करके और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा, फिर दूसरे हाउसेज में, फिर प्रेसिडेंट के असेंट, फिर वो क्या बनेगा, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके उसको एक्ट बना दिया जाएगा और थ्रू आउट द कंट्री क्या होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमारे टू हाउसेज देखने को मिलते हैं और टू हाउसेज जो हैं वो भी क्या है, एक टाइप का फेडरल फीचर्स ही माना जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्या है कि फेडरल फीचर्स कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या होंगे, क्लियर हुए होंगे, जैसे कि ड्यूअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द बायकैमरलिज्म। ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको फेडरल सिस्टम के, जो कि हमने क्या किए, डिटेल में डिस्कशन किए। तो हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर को लगभग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने फेडरल फीचर्स देखे कुछ, वैसे ही यूनिटरी फीचर्स देखेंगे हम कि भाई जो यूनिटरी सिस्टम होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्रिटिसिज्म हो गया ऑफ द फेडरल फीचर्स, और इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर्स का एंड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले टॉपिक्स को देखेंगे इसी चैप्टर्स के। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, किस किस सेंटर और किस किस स्टेट्स के अंदर, किस किस कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, इसके अलावा इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, ये आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो आपको प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो, चीज़ें समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और पास्ट हमारी ऑलरेडी 34-35 वीडियोज़ हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 to 13 ऑलरेडी कवर किया है डिटेल में एक्सप्लेनेशंस के साथ और लेटेस्ट एडिशंस का। तो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं, इसी चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।